तो क्लास 11 से चैप्टर चल रहा है हमारा इक्विलिब्रियम, और लास्ट क्लास में हमने पीएच वैल्यू पे काम किया, और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एसिड बेस इक्विलिब्रिया। तो आज का टॉपिक रहेगा एसिड बेस इक्विलिब्रिया, और उसके साथ साथ आयनाइजेशन कांस्टेंट्स हम फाइंड करेंगे ऑफ वीक एसिड एंड बेस। तो पहले एसिड पे काम करेंगे। अगर आप एसिड की कहानी समझ जाएंगे तो फिर आपको बेस में भी काम करना आसान हो जाएगा। तो देखिए, अब जो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, उनका कुछ हिस्सा अनआयनाइज्ड रह जाता है। और तभी फिर मैंने कहा था कि अगर हमें आयनिक इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो वो सिर्फ वीक एसिड या वीक बेस में पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए वी नीड सम अनआयनाइज्ड पार्ट। तो फिर अनआयनाइज्ड पार्ट और आयनाइज्ड पार्ट के बीच में इक्विलिब्रियम अचीव होता है, और उसी को फिर हम इक्विलिब्रियम में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो पहले उस चीज को देखते हैं। और जैसे हमने पीछे भी कई सारे कांस्टेंट निकाले, के पी के सी, तो वैसे यहाँ पर एक नया कांस्टेंट हम निकालेंगे जिसको कहते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो पहले हम वीक एसिड पे काम करेंगे और उसके बाद फिर हम वीक बेस पे काम करेंगे। तो अब जनरलाइज वे में समझ लेते हैं कि कोई भी वीक एसिड हमने ले लिया HA, और जैसे ही ये HA को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वीक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है, तो वीक एसिड जो होता है वो हमारा होता है पार्शियली डिसोसिएट। तो ये पार्शियली डिसोसिएट हो जाएंगे इनटू आयंस। तो अब एसिड है तो यहाँ से H प्लस रिलीज होगा और वो H प्लस वाटर एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये किस में बदल जाएगा, H3O प्लस। अगर आप इनकी स्टेट लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये देखिए, तो H3O प्लस साथ में क्या बन जाएगा, OH माइनस। अब इसका आफ्टर सम टाइम इट अचीव द इक्विलिब्रियम, कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, क्योंकि ये जो हिस्सा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसका कौन सा हिस्सा रहेगा, अनआयनाइज्ड पार्ट, और ये जो इधर इसका हिस्सा रहेगा ये कैसा रहेगा, आयनाइज्ड पार्ट। तो इस आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड पार्ट के बीच में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो उसके लिए अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे इक्विलिब्रियम पर, मतलब जब रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा तो फिर हम इसका अगर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं तो क्या आंसर होगा, देखिए। तो K इज इक्वल्स टू होता था प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू में OH माइनस का, और डिवाइड में आ जाएगा HA का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई में वाटर का, क्योंकि वाटर जो है यहाँ पर वो लिक्विड स्टेट में रहेगा और एक्सेस अमाउंट में रहेगा, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में पानी रखेंगे तो ही ये डिसोसिएशन इसका ज्यादा हो पाएगा। तो जो चीज ज्यादा अमाउंट में रहती है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसी वजह से इस K को मल्टीप्लाई करेंगे H2O की कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और इधर मिलेगा H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई में OH माइनस कॉन्सेंट डिवाइड में HA की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि HA का तो कुछ हिस्सा अनाइज्ड रह जाएगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो यूज करनी पड़ेगी, बट वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और जब एक कांस्टेंट किसी दूसरे कांस्टेंट से इनटू होगा तो एक न्यू कांस्टेंट बनाता है, और उसी को कहते हैं यहाँ पर Ka। तो ये जो आप बच्चे नया कांस्टेंट देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि अब हमें मिल रहा है Ka, इसी नए कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सही है कि जो उसने आयंस बनाए OH माइनस और H3O प्लस, और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगी, उस एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। इससे आप उसका Ka की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं, और ये Ka की वैल्यू से ही डिसाइड हो पाता है कि वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना क्या है, वीक है। अब देखो Ka का जो वैल्यू है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड जो है, ये ऊपर तभी जाएगा, इंक्रीज तभी होगा जब हमें ज्यादा से ज्यादा H प्लस मिलेंगे, क्योंकि अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब आयनाइज पार्ट ज्यादा होना चाहिए
एज कंपेयर टू अनआयनाइज्ड पार्ट। तो के ए का वैल्यू जितना ऊपर जाएगा वो तभी जाएगा जब H प्लस ज्यादा मिलेंगे। तो इसका मतलब जो एसिड हमें ज्यादा H प्लस दे रहा है वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एसिड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो वो के ए की वैल्यू से हम इतना तो पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई, जिस एसिड के लिए के ए बहुत हाई आते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और जिनका के ए काफी कम आता है वो हमारे लिए वीक एसिड्स होते हैं। तो वो चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ के ए की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो दैट मीन्स एसिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जहां पर आप देख रहे हैं कि के ए की वैल्यू घट रही है, तो वहां पर उस एसिड की जो एसिडिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज। एसिडिटी बढ़ना मतलब वो एसिड हमारे लिए कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एसिडिटी जिनकी कम रहती है वो हमारे लिए वीक एसिड। तो के ए का वैल्यू से इस बात को डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, तो इसको लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। H2O की कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि H2O ज्यादा अमाउंट में रहेगा यहाँ पर, क्योंकि वाटर के अंदर उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं। तो वाटर की एक्सेस अमाउंट होती है तभी वीक एसिड जल्दी डिसोसिएट होते हैं, डाइल्यूशन अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए H2O की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, इसलिए हमने उसकी कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर कांस्टेंट माना है। अब हमें अगले टॉपिक की तरफ चलना है, जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि अब ये जो मैंने एसिड वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो उस सॉल्यूशन का पीएच कितना है। तो मुझे अब पीएच की वैल्यू चाहिए फॉर वीक एसिड, और पीएच का वैल्यू वीक एसिड के लिए मेरे पास तभी आएगा जब मेरे को H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, क्योंकि पीएच तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से ही फाइंड किया जाएगा। तो उसी के लिए हमारे को अब एक और कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि डीओडी। तो डीओडी जो होता है वो डिसाइड करता है कि कैसे हम उसकी पीएच को निकाल सकते हैं, और साथ साथ डीओडी से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो एसिड है वो स्ट्रांग है या वीक है, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, कैसे काम करती है, और कैसे ये हमें पीएच निकालने में भी हेल्प करेगी, उस बात को भी अभी हम समझेंगे। लिख लिया यहां तक सबने? और ये आपका हो जाएगा दूसरा स्क्रीनशॉट। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए सभी बच्चे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर आयनाइजेशन भी उसे कहा जाता है। फिर उसको समझते हैं। तो अगर अब हम नेक्स्ट टॉपिक को समझना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। डिसोसिएशन, आयनाइजेशन बोथ आर सिमिलर वर्ड्स, और शॉर्ट फॉर्म में वी कॉल इट डीओडी, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है अल्फा। तो अल्फा से इस चैप्टर में हम डीओडी को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है पहले वो लिख लीजिए। तो इट डिफाइंड एज, it defined as the fraction of the total number of molecules of an electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट का काम हमारे लिए कौन करेगा, एसिड या फिर बेस, which ionize into ions। तो
तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अ काइंड ऑफ रेशियो, ये फ्रैक्शन एक प्रकार का, ये किस चीज का फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज्ड इनटू आयंस। ठीक है, तो इस बात को अगर हम एक फॉर्मूले का रूप देना चाहते हैं डीओडी को, तो वो हम क्या देंगे देखिए, तो डीओडी मींस अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज्ड। ठीक है, तो ऊपर तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज्ड, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स उस इलेक्ट्रोलाइट के क्या हुए हैं, आयनाइज्ड हुए हैं। डिवाइड में उसके क्या आएगा कि टोटल आपने कितने लिए थे, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल लिए और उन 100 मॉलिक्यूल में से 30 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, तो 100 मॉलिक्यूल्स में से अगर 30 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए तो अल्फा क्या बना 30/100, तो 30/100 मीन 0.3। तो इस अल्फा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता। तो अब अल्फा से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा एसिड वीक है या स्ट्रांग है, तो अल्फा जिसका 100% होता है, 100% मतलब हो गया कि अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1 है जिसका, तो ये अल्फा 1 है जिसका, या नियरली 1 भी कह सकते हैं क्योंकि कोई 99.9% डिसोसिएट हो रहा है। तो ऐसे चीजें हमारे लिए क्या बन जाती हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वो हमारे लिए सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट चाहे वो बेस है चाहे एसिड है, कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका अल्फा 100% से बहुत कम है, दैट मीन्स जो आपका अल्फा आ रहा है इट इज वेरी वेरी लेस देन 1। मान लीजिए वो सिर्फ 1% डिसोसिएट हो रहा है, 0.1% डिसोसिएट हो रहा है, वेरी लेस देन 1, 10% डिसोसिएट हो रहा है, तो ऐसी चीजें हमारे लिए बन जाती हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अल्फा की मदद से यह पता किया जा सकता है कि कौन एसिड स्ट्रांग है, कौन बेस स्ट्रांग है, या कौन एसिड वीक है या बेस वीक है। तो जिसका भी अल्फा नियरली टू 100% होता है, नियरली टू 1 होता है, वो ही एसिड्स या बेस हमारे लिए स्ट्रांग होते हैं। और जो वीक एसिड जिनकी बात अभी हम कर रहे हैं, इनका अल्फा जो होता है 1 से बहुत ही छोटा होता है, 0.3 मतलब 0.1 0.25 इस तरह की अल्फा इनका रहता है। तो कैसे अब ये अल्फा हमारे काम का है, यही बात को हम समझने जा रहे हैं, और कैसे फिर हम जो मेन हमारा अगला जो एम है कि हमें इन वीक एसिड या वीक बेस का जो हमने सोल्यूशन तैयार किया वाटर में, उसका हमें क्या फाइंड करना है, पीएच। मेन काम तो हमारा यही है कि हमें पीएच चाहिए। तो वो चीज कैसे हो सकती है, आइए उसको समझते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको कि अल्फा का मतलब क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और फिर से हम उसी इक्वेशन के पास चलते हैं जो हमने पहले लिखी थी। Ha प्लस वाटर गिव्स यू, एक मिनट, हाँ, Ha प्लस वाटर मतलब उसमें ऐड किया पानी, तो उसने बनाया H3O प्लस प्लस OH माइनस। अब इनिशियली जब हम स्टार्ट करेंगे तो Ha का कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन से हमें शुरुआत करना पड़ेगा, दैट विल बी C। C मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर वीक एसिड। वाटर तो क्योंकि एक्सेस में है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। और इनिशियली ये कितने होंगे, 0, क्योंकि इनिशियली जब प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होता है। अब जैसे ही ये रिएक्शन कहां पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम पर, आफ्टर सम टाइम ये इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते इस रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ हिस्सा डिसोसिएट हो चुका होगा, जो एसिड है वो कुछ ना कुछ परसेंटेज उसका डिसोसिएट हो जाएगा। तो अब जो बचेगा वही तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब सोचो कि अल्फा क्या था, डीओडी। अब जैसे मैंने कहा कि भाई उसका 1% डिसोसिएट हो गया, तो अभी थोड़ा पहले समझो। जैसे मान लो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने ली है 1 m, ठीक है, तो 1 का 1% डिसोसिएट हो गया। तो 1 का अगर 1% डिसोसिएट हो गया, तो एक तो हुआ कि भाई कितना डिसोसिएट हुआ,
तो वो अल्फा से आएगा। तो 1% हमने क्या कर दिया, डिसोसिएट, यानी कि कितना, 0.01 डिसोसिएट हो गया, मतलब इतना हिस्सा उसका निकल गया, जो डिसोसिएट हो जाएगा वो वहां से चला जाएगा। तो अगर मुझे रिमेनिंग पार्ट पता करना है कितना वहां पे बचा कॉन्सेंट्रेशन, तो 1 माइनस 0.01 करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो उसी चीज को अब आप जैसे आपने यहां लगाया उसी चीज को यहां लगाओ। तो ये जो 1 था ये आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी जो कि C थी, और उसमें से आपने माइनस कर दिया क्या, उसी C का अल्फा टाइम्स, क्योंकि ये जो 0.01 आया था ये क्या था, C का अल्फा टाइम्स। तो C में से क्या हटा, C अल्फा। आ रही बात समझ में? C में से C अल्फा, जो C अल्फा है और C में क्या फर्क है, तीन चीजें हैं यहाँ पर, एक तो C, एक C अल्फा और एक C माइनस C अल्फा। C का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, C अल्फा मतलब उसका कितना परसेंट डिसोसिएट हो गया, और C माइनस C अल्फा कितना अब इक्विलिब्रियम पर मिला। आ रही बात समझ में? तो C में से C अल्फा डिसोसिएट हो गया, अब जितना डिसोसिएट होगा उतना ही तो बनेगा भाई। यहां से अगर 0.01 गया है तो 0.01 ही दोनों का उधर बनेगा, क्योंकि अभी दोनों के मोल्स बनी है। अगर एक मोल है तो ठीक है, अगर मान लो ये 2 होगा तो 2C अल्फा बन जाएगा। तो ये बनेगा C अल्फा और ये भी बनेगा C अल्फा, क्योंकि अगर 1 मोल है तो 1 मोल के हिसाब से चलना है, 2 मोल है तो 2 मोल के हिसाब से चलना है। अब इस वैल्यू को उठाकर जो हमने इसकी Ka की वैल्यू निकाली थी उसमें हम पुट कर देंगे। तो उससे हमें अगला जो टॉपिक हम ढूंढ रहे हैं वो क्या है, पहला टॉपिक तो हम ढूंढ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड DOD, यानी कि अल्फा, कि Ka और DOD में क्या रिलेशन होता होगा। तो Ka का फॉर्मूला पीछे क्या बनाया था बच्चे, H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में Ha की कॉन्सेंट्रेशन, यही तो बनाया था। अब यहां पर ये सारी वैल्यू डाल दो, क्योंकि इनकी इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो डाल दो यहाँ पे। तो ये होगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन में C माइनस C अल्फा, और फर्दर सॉल्व करो तो ये बनेगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन में C कांस्टेंट आ गया, सॉरी कॉमन आ गया, 1 माइनस अल्फा, एक C से एक C कट गया। तो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन में, दिस इज कॉल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन Ka यानी आयोडाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड DOD, वेयर C इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड अल्फा इज द DOD, वो आप निकाल सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स करते वक्त, कि इफ एसिड इज वीक, ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि यार वो एसिड बहुत ही वीक है, तो उसका जो Ka होगा वो बहुत ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इफ एसिड इज वीक तो अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है भाई, अभी बताया था पीछे। तो अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर एसिड मेरा बहुत ज्यादा वीक एसिड है तब की बात कर रहे हैं, तो अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो फिर 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। भाई अगर आप सोचो कि अल्फा, मैं कह रहा हूं कि अल्फा की वैल्यू है 0.0000001, तो 1 में से 0.0001 हटाएंगे तो 1 पे कुछ खास फर्क पड़ेगा क्या, वो 0.99 के आसपास आएगा, तो दिस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स कि अगर बहुत ज्यादा वीक एसिड्स होते हैं तो 1 माइनस अल्फा 1 ही हो जाता है। तो उस केस में अब हमारा जो रिलेशन है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, और यहां से बच्चे अगर अल्फा निकालना हो तो अंडर रूट में Ka बाय C, ये देखिए। तो अब हम Ka और C की मदद से भी अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन जब भी आप यूज करोगे तो आपको टीचर को बताना पड़ेगा कि मैंने एसिड को क्या एज्यूम कर लिया है, वीक एसिड एज्यूम कर लिया है, बहुत ज्यादा वीक एसिड, तभी उसका अल्फा जो है 1 से छोटा कर दिया हमने काफी। अगर कई क्वेश्चन हो सकता है कि आपको इसी से बनाने पड़े जहां पर Ka की वैल्यू काफी ज्यादा हाई हो, वो फिर आप उसको 1 माइनस अल्फा को फिर आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते फिर। तो पहला चीज समझ में आ गई। अब दूसरा चीज बच्चे हमें क्या निकालना था बताओ, पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, अगला काम हमें ये करना था। तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड कैसे आएगा, उसके लिए मेरे को पहले H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगी। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जब हमने H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लिखी थी तो कितनी लिखी थी इक्विलिब्रियम पर, C अल्फा, देख रहे हैं सभी बच्चे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, ये C अल्फा।
तो अब हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पर यहां से हम H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो H3O+ की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो आती है C अल्फा, और अल्फा हमें दिया होगा तो सीधा C से अल्फा को इंटू कर दो, और नहीं दे रखा है तो कभी कभार टीचर आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट दे देगा, तो उस केस में फिर अल्फा कहां से आएगा, KA/C से आ जाएगा, फिर उस अल्फा को यहां पुट कर दो और उसके बाद पीएच का फॉर्मूला लगा दो। तो ऐसे करके आपको सोल्यूशन की क्या निकालनी पड़ेगी, पीएच। आ रहा है समझ में सबको कि कैसे हम वीक एसिड्स के साथ काम करते हैं। तो उसमें हमें डीओडी का रोल आ जाता है, उसमें आयनाइजेशन कांस्टेंट का रोल आ जाता है, तब जाकर हम उस सोल्यूशन के पीएच तक पहुंच पाते हैं। तो ये तरीका आपको यूज करना है। अल्फा निकालने के आपके पास एक यही, एक तो अल्फा दिया जाता है और नहीं तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होता है। हाँ, अगर अपनी कैलकुलेशन को आप थोड़ा फास्ट करना, जल्दी करना चाहते हैं, वो टीचर को बता दो, फिर कर सकते हो आप। थोड़ा बहुत आंसर में फर्क पड़ जाता है उससे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहें तो कर सकते हैं। कहां से लिखना है, यहां से? हाँ जी बच्चे, आप सबको समझ में आ रहा है अभी तक की कहानी कि कैसे हम वीक एसिड्स के साथ काम करते हैं, उसमें डीओडी का क्या रोल होता है और कैसे हम पीएच तक पहुंच सकते हैं फिर उसके। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जैसा काम हमने वीक एसिड के साथ किया है वैसा ही वीक बेस के साथ होगा, फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट यही होगा। क्या थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो आइए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है बच्चे, अब ये आपका लास्ट हो जाएगा, और यहां पर एक फॉर्मूला और लिख लें नोट में ही। जैसे हमने याद है पी के डब्ल्यू निकाला था, तो वैसे ही आप पी के ए निकाल सकते हैं, और पी के ए का फॉर्मूला बनेगा माइनस लॉग के ए। ठीक है, तो पी के ए कभी भी निकालना है तो माइनस लॉग के ए। अब देखो, अगर के ए का वैल्यू बढ़ता है तो पी के ए का वैल्यू घटेगा, क्योंकि वो माइनस लगा हुआ है उसके आगे। तो इस चीज को आप ऐसे याद रखें, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं
तो उनमें के तो काफी ज्यादा होता है, लेकिन जो उनका पीके होता है वो काफी कम होता है। और इसी तरह से जो हमारे वीक एसिड होते हैं तो उनका के काफी कम होता है, लेकिन उनका पीके काफी ज्यादा होता है। तो टीचर ऐसे कभी कभार क्या करता है, 3-4 एसिड दे देगा आपको और उनके पीके की वैल्यू दे देगा, फिर कहेगा, पूछेगा इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी लगाओ, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है। तो आपको याद है ना, जिसका पीके सबसे कम रहता है वही एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। और के हिसाब से सोचोगे तो जिसका के ज्यादा वही एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। तो कारण ऊपर वाला जो रिलेशन है वो है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि के बढ़ता है तो पीके की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो अब देखो बच्चे, जैसा कि मैंने अभी आपको एसिड के साथ करके दिखाया, तो वैसे आई होप आप तो इसको बेस के साथ भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर आप उसको खुद ट्राई करके देखिए। मतलब क्योंकि सारे फॉर्मूले तो यही रहेंगे, बस सिंबल ही तो चेंज होगा। जैसे अब मैंने सेम काम करना है किसके लिए, वीक बेस के लिए। तो बेस मैंने ले लिया BOH, उसको वाटर में डाला तो ये देगा B+ और OH-। अब इसके लिए जब बच्चे आप KB लिखोगे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप समझ गए चीजों को। तो KB का रिलेशन क्या बनेगा, B+ की कॉन्सेंट्रेशन फिर OH- की और डिवाइड में BOH की। तो ये तो इसका KB, इसमें KB यूज होगा क्योंकि B फॉर बेस, A फॉर एसिड। ये तो उसका KB हो गया। और जब आप इसका वो रिलेशन ढूंढेंगे KB के साथ, पूरा वो C अल्फा वाला सारा काम करेंगे, तो ये बन जाएगा C∝² अपॉन 1 - अल्फा। और आप चाहें तो फिर वो छोटा कर सकते हैं फॉर्मूले को, सिर्फ C∝² भी यूज कर सकते हैं। फिर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी इसकी KB अपॉन में C। ठीक है, सारी डेरिवेशन वैसी ही चलेगी, मैं तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ आपके लिए। और ऐसे ही फिर आप इसका जो OH- की कॉन्सेंट्रेशन है वो भी निकाल सकते हो, तो वो C∝ से आ जाएगी। फिर वहां से तुम इसका POH निकालोगे, माइनस लॉग OH- की कॉन्सेंट्रेशन। और जब तुम्हें इसका pH चाहिए होगा तो फिर तुम्हें 14 में से POH को हटाना होगा। तो इसके pH तक तुम ऐसे पहुंचोगे, तुम आपको POH पहले निकालना पड़ेगा, तब तुम इसका pH निकालोगे। और इसमें भी pKb होगा, और pKb का फॉर्मूला होगा माइनस लॉग KB। और इसके अंदर भी फिर वही चीजें होंगी कि अगर हमारा बेस जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो KB की वैल्यू ज्यादा होगी और pKb उसका कम होगा। और अगर हमारा जो बेस है वो वीक है तो KB उसका कम होगा और pKb उसका ज्यादा होगा। तो सारी चीजें वैसी चल रही है, बिल्कुल डेरिवेशन भी वैसी आएगी। तो आप रिजल्ट लिख लो खाली, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहानी आपको यूज करनी जब आपको टीचर वीक बेस देगा। सारा फॉर्मूले वही है, सिर्फ H+ की जगह पर OH- आ जाएगा और Ka की जगह पर Kb आ जाएगा, इतना ही फर्क है बस। अब एक फॉर्मूला और होता है, उसको भी डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि उसको भी फिर हम न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लेंगे ये। अब इस पे न्यूमेरिकल्स बनाने पड़ेंगे हमें। ये तो सारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लिया आपने कि कैसे क्या उनसे फॉर्मुलेस रहते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल कुछ तो काफी इजी हो रहते हैं, कुछ थोड़े डिफिकल्ट टाइप में भी आ जाते हैं कभी कभी।
तो एक और फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं ये बच्चे फटाफट देखिए। बट ये फॉर्मूला हम हर जगह यूज नहीं कर सकते, कहाँ यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको हम कहेंगे रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी। लेकिन ये सिर्फ कंजुगेट एसिड बेस पेयर पे ही काम करता है, वर्क ओनली ऑन कंजुगेट एसिड बेस पेयर। मतलब जो बेस आप लोगे ना वो आपके एसिड का क्या होना चाहिए, कंजुगेट बेस होना चाहिए। जैसे आपने लिया एसिड HCl, तो आपका इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, Cl। तो Cl माइनस के लिए तो Kb हो जाएगा और HCl के लिए Ka हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो डिराइव करूंगा उसी पे लगेगा। ये नहीं कि तुमने एसिड लिया HCl और बेस तुमने ले लिया NaOH और उसमें लगा रहे हो, तो नहीं लगेगा, क्योंकि HCl का कंजुगेट बेस NaOH नहीं होता। ठीक है ना, तो ये गलती नहीं करनी। ये सिर्फ कंजुगेट एसिड बेस पेयर पे ये फॉर्मूला वर्क करता है। तो जैसे मान लो मैं तो डेरिवेशन कर रहा हूँ तो मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। तो मैंने एसिड लिया Ha, अब Ha पानी में गया और उसने बनाया H3O+ और साथ में OH-। तो इसके लिए हम Ka लिखेंगे, तो H3 सॉरी अभी वॉइस क्लियर आ रही है मेरी आपको? देखिए देखो वैसे तो अगर हम रिएक्शन के हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, OH-, और सॉरी H+ तो इसमें चला गया। तो अब हमने क्या बनाया था वहां पे, A-, तो A-12। अब ये जो A- यहाँ पे बना, ये आपका उस एसिड का क्या है, कंजुगेट बेस। तो ये A- हमारे लिए क्या बनेगा, कंजुगेट बेस। अब इसके लिए अगर मैं Ka लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन, A- की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में Ha। यही तो बनाया था Ka के लिए। अब इसका कंजुगेट बेस उठा लो। अब कंजुगेट बेस उठा के उसको वाटर में डाल दो। तो अगर मैं A- को उठा के पानी में डाल दूंगा तो ये क्या करेगा, पानी से H+ एक्सेप्ट कर लेगा। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर ब्रॉन्स्टैंड बेस? तो ब्रॉन्स्टैंड लॉरी बेस क्या होता है, बेस उसके हिसाब से वही होता है जो H+ क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। और एसिड कौन होता है जो H+ दे दे, प्रोटॉन। तो A- पानी से H+ एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बना लेगा, Ha। भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर कंजुगेट बेस वही तो एसिड बनाएगा जिससे कि वो आया था। तो A- किससे आया था, Ha से आया था, तो Ha तो बनाएगा वापस। और क्या रिलीज हो जाएगा साथ में, OH-। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, Kb। तो Kb का फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए, Ha की कॉन्सेंट्रेशन, फिर OH- की कॉन्सेंट्रेशन और अपॉन में A- की कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें Ka और Kb के बीच में फॉर्मूला चाहिए, तो इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अगर हम Ka और Kb वाली जो इक्वेशन आई है इसको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो क्या मिलेगा देखो बच्चे, Ka इंटू Kb। अब Ka का फॉर्मूला याद है क्या था, H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन, A- की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में Ha। और Kb का फॉर्मूला क्या बना था, Ha की कॉन्सेंट्रेशन, OH- की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में A-। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, A- Ha से और Ha। तो Ka इंटू Kb इज बिकम्स H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू में OH। और आपको याद होगा Ka इंटू Kb इज बिकम्स Kw, क्योंकि Kw होता था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन का क्या होता था, प्रोडक्ट होता था। तो क्या रिलेशन मिला आपको, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। इससे इसकी मदद से आप Ka से Kb, लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है
जब वो दोनों एक दूसरे के कंजुगेट एसिड बेस पेयर होंगे। कोई भी एसिड कोई भी बेस लोगे तो नहीं चलेगा। अब इसी फॉर्मूले में अगर हम लॉग ले लें तो एक नया फॉर्मूला और बन सकता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो इधर क्या मिलेगा, लॉग इंटू में के ए इंटू के बी और लॉग में के डब्ल्यू। तो लॉग में तो आया था मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है। ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको लॉग का। अब पी के ए का फॉर्मूला याद है सभी को? पी के ए का फॉर्मूला क्या था, माइनस लॉग के ए। तो लॉग के ए क्या बनेगा, माइनस पी के ए माइनस पी के बी और माइनस ही पी के डब्ल्यू। तो क्या फॉर्मूला मिला कि पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू, और पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14, क्योंकि पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 होती है। तो ये भी एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बट ओनली फॉर, ऊपर वाला फॉर्मूला के और के बी के लिए है, नीचे वाला फॉर्मूला पी के और पी के बी के लिए। ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखिए ये फॉर्मूला की डेरिवेशन भी आ सकती है एग्जाम में। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे, अब बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।